हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। सभी लोग इस सेशन में जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे, ठीक। और जितने लोग इस सेशन में जुड़ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो क्लास होती है वो प्रतिदिन होती है। क्लास क्या है हमारी, ये प्रतिदिन होती है। और इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 की यानी क्लास 12th की क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। ये जो क्लास होती है उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक। पहला चैप्टर जो है विलयन, जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं ना। तो विलयन नामक जो हमारा चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया है और वही वही चैप्टर की क्या है क्लासें चल रही हैं, जिसमें 3-4 क्लासें हो भी गई हैं ना। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है, हमने क्या पढ़ लिया है पिछली क्लास में हमने पढ़ा है मोल प्रभाज पढ़ लिया है, पीपीएम पढ़ लिया है ना, और मोलरता के बारे में पढ़ लिया है, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ लिया। और उसमें हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल भी हल किए थे, ठीक। क्या किए थे, न्यूमेरिकल, यानी उसमें की जो क्वेश्चन थे उसको भी हमने हल किया था। तो आज वाली क्लास में हम नॉर्मलता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता पढ़ेंगे, ठीक। नॉर्मलता। नॉर्मलता पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मलता पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इसके जो है कुछ इससे हट के जो है, जिससे यहाँ नॉर्मलता पढ़ने में आसान हो जाए, उसी को हम देखते हुए टॉपिक हम इसमें है कि संयोजी क्या देखेंगे, बैलेंसी फैक्टर यानी संयोजी कारक के बारे में हम देख लेते हैं। संयोजी कारक अगर हमें पता होगा, संयोजी कारक अभी हमें पता होगा, बैलेंसी फैक्टर के बारे में अगर हमें पता होगा तो क्या होगा, हमें नॉर्मलता निकालने में बड़ी आसानी होगी, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। और अपने टॉपिक से चलने से पहले आप लोग क्या करिए कि इस इवेंट को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि हमारी क्लास जो केमिस्ट्री की होती है वो हमारी क्लास चल पड़ी है, ठीक। नहीं तो वो भी ऐसे सोते ही रहेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी क्लास हो रही है, ठीक। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले जानेंगे संयोजी कारक, बैलेंसी फैक्टर के बारे में जानेंगे कि बैलेंसी फैक्टर कार्य कैसे करता है, अम्ल में कैसे कार्य करता है, ठीक। क्षार में कैसे, लवण में कैसे प्रयोग किया जाता है, या बैलेंसी फैक्टर हम निकालेंगे भी कैसे, है ना। जो हमारे पास पदार्थ होता है, मूलक होता है, उसका बैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें ना, लवण का भी कैसे निकालें। तो इन सब की पहले हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, संयोजी कारक। क्या पढ़ेंगे, संयोजी कारक। और संयोजी कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंसी फैक्टर कहते हैं, ठीक। बैलेंसी फैक्टर, जिसे शॉर्टकट में वी और एफ भी कह देते हैं, ठीक। तो क्या है, हमारे पास बैलेंसी फैक्टर है। क्या है, बैलेंसी फैक्टर के बारे में हम देखेंगे, यानी संयोजी कारक के बारे में देखेंगे। वो भी संयोजी कारक कौन कौन से में देखेंगे, जैसे कि हमारे पास है क्षार है, लवण है ना, और क्या है, मूलक है जिसे हम पदार्थ कहते हैं। इन सब के बारे में हम देखेंगे। बैलेंसी फैक्टर पहले अम्ल के बारे में देखेंगे, अम्ल क्षार के बारे में देखेंगे कि बैलेंसी फैक्टर हम ज्ञात कैसे करें ना, बैलेंसी फैक्टर को क्या करें, हम ज्ञात कैसे करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे, अम्ल क्षार लवण के बारे में देखेंगे, लवण, ठीक। और पदार्थ के बारे में, पदार्थ या मूलक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ को मूलक भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अम्ल है, ठीक। क्या है, अम्ल है। अम्ल के बारे में हम देखते हैं तो क्या होता है, हम क्या किसके बारे में देखेंगे, अम्ल के बारे में, कि अम्ल का जो है बैलेंसी फैक्टर हमें कैसे ज्ञात करना है, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पहले अम्ल हेडिंग डालेंगे। अम्ल में क्या लिखेंगे कि उपस्थित स्थानाकृत हाइड्रोजन प्लस आयन। क्या है, उपस्थित, अम्ल में जो है उपस्थित स्थानाकृत
स्थानाकृत H प्लस आयन। ठीक, स्थानाकृत का मतलब होता है, देखिए स्थानाकृत या स्थानीकृत एक ही है। ठीक, तो स्थानाकृत का मतलब है, या स्थानाकृत कहीं भी मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, स्थानीकृत, क्या मिल जाएगा, स्थानाकृत या स्थानीकृत, स्थानीकृत। ठीक, इसका मतलब होता है त्याग सकता है, यानी त्यागना, त्यागना। ठीक, ये क्या कर रहा है, जो अम्ल होगा उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन जो है कितने त्याग सकता है, और जितने अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन को त्यागेगा, जितने अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन को त्यागेगा उतना उसका संयोजी कारक भी होगा। ठीक, क्या होगा, उतना उसका संयोजी कारक होगा। इसमें लिखा है उपस्थित स्थानाकृत हाइड्रोजन प्लस आयन। स्थानाकृत का मतलब होता है त्यागना, ये तो सबको पता है कि स्थानीकृत मतलब त्यागना होता है। और क्या त्यागेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन को छोड़ देगा, त्याग देगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, HCl है। HCl एक अम्ल है, सभी को पता है। HCl क्या है, एक अम्ल है, और HCl में अगर हम हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे तो एक है, क्या है, हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ मात्र एक है। ठीक, तो इसमें अगर वैलेंसी फैक्टर देखेंगे, इसके आधार पर देखेंगे तो एक आयन का त्याग करेगा, सिर्फ एक आयन का त्याग करेगा ना। तो जब एक आयन का त्याग करेगा तो यहां पर एक लिख जाएगा, एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन त्याग करेगा, तो इसका जो बैलेंसी फैक्टर होगा यानी संयोजी कारक एक होगा, संयोजी कारक। ठीक, जिसे V और F कहते हैं। इसका जो HCl का जो संयोजी कारक होगा एक होगा। ठीक, क्या होगा, 1 होगा। अगर जैसे मान लीजिए HCl नहीं है, मान लीजिए H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है, तो उसमें देखेंगे या H3PO4 है। ठीक, क्या है, जैसे हमारे पास H2SO4 है या H3PO4 है, PO3। ठीक, H3PO3 है। ठीक, अगर इन सब के बारे में देखेंगे तब क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम क्या देखते हैं H2SO4 के बारे में। ठीक, H2SO4 के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर जो आयन है हाइड्रोजन प्लस आयन त्यागेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की संख्या है तो 2 त्यागेगा। ठीक, अगर 2 हाइड्रोजन की संख्या है तो क्या करेगा वो, ठीक, हाँ ठीक, क्या करेगा, 2 को त्यागेगा। तो यहाँ पर इसका जो संयोजी फैक्टर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी संयोजी कारक, संयोजी कारक जो हो जाएगा जिसे हम V और F से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि जो इसमें का संयोजी कारक होगा वो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, H3PO4 है, क्या है, H3PO4 है। अगर इसमें हम देखेंगे क्या है, PO4। ठीक, H3 यहाँ PO4, H3PO4 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को त्यागना, स्थानाकृत का मतलब है, स्थानीकृत का मतलब है त्यागना, यह कितने त्याग सकता है ना। अम्ल क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, या हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन को त्याग सकता है, उसी की हम चर्चा इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो H3PO4 है उसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो यहाँ पर 3 क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन जब त्यागेगा तो इसका जो संयोजी कारक हो जाएगा, संयोजी कारक 3 हो जाएगा। ठीक, फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर HCl अम्ल में देखते हैं तो संयोजी कारक यानी बैलेंसी फैक्टर 1 हो रहा है। ठीक, अगर H2SO4 में देख रहे हैं तो उसका बैलेंसी क्या हो रहा है, बैलेंसी फैक्टर 2 हो रहा है। H3PO4 में अगर देखेंगे तो उसमें संयोजी कारक क्या हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो ऐसे संयोजी कारक निकालते हैं जिसमें आप लोगों को सिर्फ हाइड्रोजन क्या कहते हैं, अम्ल के बारे में पता होना चाहिए, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। ठीक, तब आप इसको क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लिए हो, अगर नोट कर लिए जल्दी हटाएं। फिर उसके बाद हम क्षार के बारे में देखते हैं। ठीक, क्षार के बारे में हटाएं,
चलिए ठीक है, हटा रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्षार के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं, क्षार के बारे में। समझ में तो आ रहा है ना? कमेंट जरूर किया करिएगा आप लोग। अगर जो कुछ भी ना समझ में आए उसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप लोग हमेशा कमेंट कर सकते हैं। ठीक, जो पॉइंट ना समझ में आए उस पॉइंट पे आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे हम क्षार की बात कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे क्या है, क्षार। अगर क्षार की भी देखें, जैसे अम्ल में क्या था, उपस्थित, अम्ल में क्या था, उपस्थित क्या, स्थानीकृत, उपस्थित स्थानीकृत हाइड्रोजन आयन थे। ठीक, इसमें क्या होगा, स्थानीकृत OH आयन, स्थानीकृत OH हाइड्रा ऑक्साइड आयन। ठीक, क्षार में क्या होगा कि हमें क्या देखना है, कितने OH को त्याग रहा है, हाइड्रोजन आयन को, यानी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड को कितने जो है, हाइड्रोक्साइड को कितने त्याग रहा है, यानी OH को कितना त्याग रहा है। स्थानीकृत मतलब त्यागना होता है। अभी तक अम्ल में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को त्याग रहा था, लेकिन इसमें क्या करेगा, वो OH को त्यागेगा। ठीक, क्या करेगा, OH को त्यागेगा। अगर OH की बात करें, जैसे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो नाम सुना होगा सब लोग ने। सोडियम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूछ ले कि स्थानीकृत OH हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी है ना, हाइड्रोक्साइड की, यानी बैलेंसी फैक्टर कितना है, किसमें, क्षार में अगर वो पूछ लिया जाए, तब तो आप लोग कैसे निकालोगे ना, निकाल लोगे। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल में देखते हैं, हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसमें देखेंगे, बैलेंसी फैक्टर एक क्षार है, क्या है, एक क्षार है ना, NaOH क्या है, एक क्षार है। अगर इसमें हम बैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाए, क्योंकि इसमें OH 1 है तो 1 को ही त्यागेगा। अगर इस NaOH में अगर क्या है, OH 1 है तो 1 को ही त्यागेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बैलेंसी फैक्टर होगा, संयोजी कारक होगा, संयोजी कारक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसे हम बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। ठीक, इसमें बात समझ में। अगर मान लीजिए यहाँ पर Na, मान लीजिए इसमें दूसरा एग्जांपल NaOH2 है। ठीक, अगर इस तरह है तो इसमें OH2 जो है, क्या है, OH2 जो है क्या है, इसमें 2 आयन है ना, OH, इस पहले वाले में OH सिंगल था, लेकिन इस वाले में क्या है, Ca है। ठीक, क्या है, Ca होगा यहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें देखिए, अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर 2 क्या है, हाइड्रोक्साइड, OH की संख्या 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजी कारक डबल हो जाएगा। ठीक, संयोजी कारक 2 हो जाएगा, कारक, जिसे हम बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। इसमें बैलेंसी फैक्टर की संख्या कितनी निकल के आई, 2, पहले वाली में 1। ठीक, ये रही क्षार की बात। हमने किसकी बात कर ली, अम्ल की बात कर ली, क्षार की बात कर ली। अब तीसरे पे किसकी बात करेंगे, लवण की बात करेंगे। ठीक, क्या बात करेंगे, लवण की बात करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लिए, जल्दी नोट करो, इसके बाद फिर हटाएं। ठीक, हटाएं, नोट कर लिए हो तो हटाएं। चलिए हटा रहे हैं। अब देखते हैं हम, समझ में तो आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में जो चीज ना आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, समझ में जो चीज ना आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आपके मन में किसी चीज कोई चीज लेकर अगर मन में जिज्ञासा है, पूछने की इच्छा है, तो आप लोग कमेंट करिए, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक, आपके कमेंट का जवाब क्या दिया जाएगा। ठीक, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास क्या है, लवण है। ठीक, क्या है, लवण। लवण में क्या होता है, लवण में तो आयन नहीं स्थानांतरित होता है, क्योंकि लवण जो होते हैं वो प्लस माइनस में होते हैं। क्या होते हैं, लवण जो होते हैं प्लस माइनस। जैसे मान लीजिए NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है ना। AgCl2 हो गया, क्या हो गया, AgCl2 हो गया, या मान लीजिए CaCl2 हो गया। इन सब में क्या करते हैं हम,
प्लस माइनस के आधार पे देखते हैं संयोजी फैक्टर। जैसे मान लीजिए लवण में क्या है, लवण में होगा कि उपस्थित ऋणायन या ऋणायन या धन आयन की बात चर्चा हम करते हैं। ठीक, किसकी? कुल आयन में क्या होगा, ऋणायन की बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे? ऋणायन की बात करेंगे। जिसपे ऋणायन जितना चार्ज होगा उसका उतना ही होने वाला है। ठीक, जैसे क्या है लवण में क्या है, उपस्थित क्या होंगे, कुल आवेश या आयन में ऋणायन क्या करें, ऋणायन की संख्या है ना, ऋणायन पर कुल आयन कितना है। ठीक, क्या होगा, ऋणायन पर कुल आयन। ठीक, उपस्थित कुल आयन में क्या होंगे, ऋणायन पर कुल आयन जो होंगे या धनायन पर आवेश जो होगा। ठीक, क्या होगा, धनायन पर आवेश होगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ी सी आप लोग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेंगे कि धनायन पर कुल आवेश ऋणायन पर कुल आयन। ठीक, इसमें क्या त्याग करेगा, धनायन पर कुल आवेश बटे में ऋणायन पर कुल क्या है, ऋणायन पर कुल आयन। ठीक, इसमें जैसे क्या करते हैं, जैसे NaCl होता है ना, इसमें थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl। अब देखिए इस पे तो माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, सभी को पता है। लेकिन प्लस पे भी जो सोडियम होता है इस पे प्लस आयन होता है। क्या आयन होता है, प्लस आयन होता है। तो इसमें उपस्थित जो आयन त्यागेगा वो ऋणायन त्यागेगा, और ऋणायन की संख्या इसमें एक ही है ना। जब ऋणायन की संख्या एक और धनायन की भी संख्या एक ही है, क्या है, ऋणायन और धनायन की संख्या क्या, अच्छा ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ऋणायन और सोडियम और क्लोरीन पे, सोडियम पे धनायन है और क्लोरीन पे ऋणायन है, तो इस पे आवेश कितना है, एक ही है ना। तो क्या करेगा, एक ही संयोजी कारक को त्यागेगा। ठीक, जो संयोजी कारक त्यागेगा उसकी संख्या एक होगी। ठीक, संयोजी कारक जिसे आप बैलेंसी फैक्टर कहते हैं वो कितना होने वाला है, एक होने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है, बैलेंसी फैक्टर एक होने वाला है। ठीक, इसमें बात समझ में आई। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CaCl2 है। अगर CaCl2 की बात करें तो A2 इस पर भी चार्ज होगा। अगर इस पे -2 है तो इस पे +2 होगा। धनायन पर कुल आवेश बटे में ऋणायन पर कुल आयन, इतना त्यागेगा ना। तो इस पे अगर मान लीजिए ये जो Cl2 है, अगर Ca कैल्शियम पर जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसीलिए इसका जो संयोजी कारक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। संयोजी कारक यानी बैलेंसी फैक्टर जो होंगे वो 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। संयोजी कारक की जो संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद तीसरा जैसे मान लीजिए हमारे पास, अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक और चलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, AgCl3 है। अगर मान लीजिए इस पे -3 है तो Ag पर क्या होगा, +3 चार्ज होगा। ठीक, इतनी तो समझ में आती है बात ना कि AgCl3 में क्या होगा। अगर Cl3 पे -3 है तो Ag पर +3 होगा। तो इसमें जो त्याग करेगा, धनायन ऋणायन की संख्या समान है, 3 ही है ना। तो इसमें जो संयोजी फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, संयोजी कारक जिसे बैलेंसी फैक्टर कहते हैं उसकी संख्या 3 हो जाएगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई तो कमेंट में लिखिए यस, कमेंट में लिखिए यस अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो। समझ में आई, आगे चलें आगे। हमारे पास जो लास्ट बचा है, हाँ जी हाँ, लास्ट जो बचा है वो क्या है, मूलक पदार्थ है। ठीक, पदार्थ की चर्चा करेंगे यानी मूलक के बारे में। ठीक, हटा रहे हैं हम। ठीक, क्या है, मूलक के बारे में बात करेंगे जिसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक,
किसकी चर्चा करेंगे हम? पदार्थ की। पदार्थ की चर्चा करेंगे यानी मूलक। पदार्थ की हम चर्चा करेंगे, मूलक की। ठीक, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या होगा, मूलक में क्या होगा, उपस्थित कुल आवेश क्या है, उपस्थित यानी मूलक उस पदार्थ पर उपस्थित क्या होंगे, कुल आवेश की जो संख्या होगी उसी को त्यागेगा। ठीक, जितने आप उस पे संख्या होगी क्या होगी, उपस्थित कुल आवेश। आवेश जो होगा इस पे, उसको जब त्याग करेगा वो क्या करेगा, हम थोड़ी सी इंक डाल रहे हैं। ठीक, इसमें इंक है नहीं, दिख नहीं रहा होगा ना, दिख नहीं रहा है ना, दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, इसको भी हटा रहे हैं हम, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक। अब देखिए हम क्या देखेंगे, मूलक के बारे में देख रहे हैं ना, पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में जब चर्चा करते हैं हम, तो उस पर उपस्थित आवेश जितने होंगे उसका चार्ज करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा, स्थानांतरित करेगा ना। तो क्या होगा, आवेश उस पर उपस्थित, जिसे हम पदार्थ की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, पदार्थ की। अगर हम पदार्थ की बात कर रहे हैं यानी मूलक की, ठीक, तो क्या होगा, इस मूलक पर या उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश जो होंगे उसी को चार्ज करेगा, यानी स्थानांतरित करेगा, डिस्चार्ज करेगा, हटाएगा ना। तो क्या होगा, उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखोगे, हमारे पास क्या होता है, SO4 होता है। क्या होता है, SO4 होता है ना, ओ सॉरी, क्या होता है, Fe आयरन होता है, लोहा। लोहा हमारा पदार्थ है जिसपे क्या चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है ना। जो आयरन होता है Fe, इस पे +2 का चार्ज होता है ना। आयरन पे अगर +2 का चार्ज है तो इसका मतलब इस पे कुल आवेश जो है उसकी संख्या कितनी है, 2 है ना। क्या है, जो आवेश है उसकी संख्या कुल कितनी है, 2 है। तो इसमें कितने बैलेंसी फैक्टर होंगे, बैलेंसी फैक्टर की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि कुल आवेश पे कितने हैं, +2 चार्ज है। ठीक, आवेश कितना है, +2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, संयोजी कारक, संयोजी कारक, जिसे आप बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। ठीक, इसी के साथ मान लीजिए आपके पास क्या है, SO4 है, इस पर भी क्या होता है, +2 का चार्ज होता है। SO4 पर क्या होता है, +2 का चार्ज होता है। ठीक, +2 का चार्ज होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, SO4 में जो -2 का चार्ज है, इसमें -2 का चार्ज, -2 होगा। ठीक, यहाँ पर -2 होगा, -2 का जो चार्ज है यही क्या कहलाएगा, कुल आवेश कहलाएगा। कुल आवेश यही -2 कहलाएगा ना। तो ये क्या होगा, हमारा बैलेंसी फैक्टर जो इसमें होने वाला है उसकी संख्या 2 हो जाएगी। जो संयोजी कारक होगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा, जिसे हम बैलेंसी फैक्टर कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह एक और एग्जांपल से PO4 है, क्या है, PO4 है। अगर हम PO4 की बात करते हैं, PO4 की बात करें, इस पे भी -2 का चार्ज होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजी कारक 2 हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कुल उपस्थित आयन, पदार्थ जो है मूलक से उपस्थित जितने आयन होंगे वही उसके संयोजी फैक्टर कहलाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना कि संयोजी फैक्टर कौन होंगे, कुल उपस्थित कुल आयन, पदार्थ में जो कुल उपस्थित आवेश होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम बैलेंसी फैक्टर कहेंगे या संयोजी कारक कहेंगे। अब इसी तरह जैसे अम्ल में होता था, अम्ल में हाइड्रोजन प्लस आयन जितना त्यागता था, भाई किसी अम्ल के पास जितना हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन संख्या जितनी होगी, अगर वही उतनी त्यागेगी, उतना ही त्यागेगा ना। तो जितना उसमें त्यागेगा बैलेंसी फैक्टर वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, क्षार जो है, क्षार में हाइड्रोक्साइड OH की संख्या जितनी होगी उतना वो त्यागेगा, स्थानांतरित करेगा। जब उतना स्थानांतरित करेगा तो उसमें क्या होगा, उतने ही बैलेंसी फैक्टर बनेंगे कि जितने उसमें संख्या होगी OH की। ठीक, यहां तक बात समझ में आई
कि अम्ल, क्षार और लवण में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, उसमें धनायन पर जितने आवेश होते हैं ऋणायन चार्ज करता है, धनायन या ऋणायन के कुल जो आवेश होते हैं उनको डिस्चार्ज करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो हटाएं। फिर अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो हमारा मेन टॉपिक है नार्मलता। नार्मलता के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक, उसका फार्मूला देखेंगे और उसके जो है कुछ छोटे मोटे जैसे संयुक्त उसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हटाएं इसको। पदार्थ तक समझ में आ गया ना कि संयोजी कारक निकालेंगे कैसे, बैलेंसी फैक्टर हम ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक, हटाएं। अब हम आते हैं नार्मलता पर ना, चलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, जो हमें मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नॉर्मलता के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में, नार्मलता के बारे में हम चर्चा करेंगे। नार्मलता की हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषा देखेंके। उसके बाद क्या देखेंगे, परिभाषा के बाद हम क्या देखेंगे, उसके हम सूत्र के बारे में देखेंगे। ठीक, सूत्र के बाद क्या करेंगे, कुछ उस पर अन्य चर्चाएं करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल 1 2 3 4 या जितने भी होंगे उतने हम देखेंगे। जैसे इसके अगर सूत्र की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं कि नॉर्मलता की परिभाषा होती क्या है। देखिए एकदम आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो समझ में आएगा कि किसी विलयन में क्या है, किसी विलयन पर ताप पर, किसी विलयन ताप पर क्या करेंगे कि निश्चित, किसी विलयन या किसी निश्चित ताप पर क्या करेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन पर 1 लीटर में घुलित क्या है, 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस ताप पर क्या है, उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं। ठीक, विलयन की नॉर्मलता कहलाती। ध्यान से सुनिए कि एक बार फिर हम बता रहे हैं इस परिभाषा को, एकदम सरल और आसान भाषा में है, इसमें कोई ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं कि समझ में नहीं आएगी। ठीक, एकदम छोटी सी है, अपने शब्दों, सरल शब्दों में है, जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे कि क्या है, नॉर्मलता की जो परिभाषा है, किसी निश्चित ताप पर क्या है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में, किसी विलयन या किसी 1 लीटर विलयन में घुलित क्या है, घुलित विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या पर ताप पर विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है या कहलाती है। ठीक, तो हम इसका लिखेंगे किसी विलयन पर, इसकी जो हम परिभाषा क्या लिखते हैं, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, विलयन के, विलयन के बारे में बात कर रहे हैं ना, विलयन के, विलयन के 1 लीटर घुलित क्या है, विलयन के, देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर घुलित क्या है, 1 लीटर घुलित क्या है, 1 लीटर घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक क्या है, विलेय के, ठीक, घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या पर, की संख्या ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है, कि नॉर्मलता कहा जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित क्या है, 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या पर क्या है, विलेय तुल्यांक की संख्या पर या उस संख्या पर क्या है, ताप विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है, या संख्या उस ताप पर क्या है, संख्या उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित
विलेय के तुल्यांक ग्राम तुल्यांक की संख्या उस ताप पर विलयन की नार्मलता कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नार्मलता की जो परिभाषा है वो क्या है ना, एकदम आसान भाषा में है कि किसी निश्चित ताप पर क्या है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस ताप पर विलयन की क्या कहलाती है, नार्मलता कहलाती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो कमेंट में लिखिए यस। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो है इसका सूत्र देखते हैं ना, इसका सूत्र देखते हैं। ठीक, ग्राम तुल्यांक भी जानेंगे। ठीक, सूत्र देखते हैं ना। जैसे इसमें क्या है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, यहाँ पर ग्राम तुल्यांक दिया है ना, देखिए यहाँ पर ग्राम तुल्यांक परिभाषा में दिया है ना, तो इसका मतलब है कि ग्राम तुल्यांक बराबर ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, जी बटे में अणु भार इंटू बैलेंसी फैक्टर। ठीक, क्या होगा, इसको ब्रैकेट में मत बंद करिएगा, ऐसे रहने दीजिए। ठीक, क्या है, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या है, जी बटे में अणुभार, क्या है, जी बटे में अणुभार इंटू बैलेंसी फैक्टर। ठीक, इसको आप कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे जी बटे अणुभार क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मोल क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, हमने पहली वाली इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि मोल बराबर क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार होता है। क्या होता है, ग्राम बटे में अणुभार होता है ना, यही होता था। तो इसके स्थान पे हम जी बटे अणुभार पे मोल लिख सकते हैं। जी बटे मोल अणुभार को क्या करते हैं, हम मोल लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे हम बना सकते हैं, ग्राम तुल्यांक बटे इक्वल मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बैलेंसी फैक्टर, ग्राम तुल्यांक मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं ना। जब ऐसे लिख लेंगे तब तो देखिए आगे क्या हो, आगे की परिभाषा हटा दें, ये जो पीछे लिखाया गया है इसको हटा देना है। ठीक, इतना हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए यहीं पर, अब देखिए ग्राम तुल्यांक यानी जो नार्मलता है, नार्मलता की चर्चा अब हम यहीं पर करते हैं। ठीक, किसकी चर्चा, नार्मलता की चर्चा हम यहीं पर करते हैं कि इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी ना, n बराबर यानी नार्मलता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो हम मापन का जो आयतन की जो प्रणाली है उसको हम आयतन में नापते हैं ना, जो लीटर है उसको हम क्या करते हैं, आयतन में नापते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम मोल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बैलेंसी फैक्टर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, जी बटे में अणुभार के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ना। उसी तरह हम इसमें अब मान लीजिए जैसे हमारे पास नार्मलता है, हाँ जी समझ में आ रही बात। ठीक, आगे चलें। देखिए जैसे नार्मलता है तो इसमें क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक, क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक बटे में क्या हो जाएगा, लीटर आयतन में, जो लीटर है वो आयतन में होना चाहिए, लीटर आयतन में क्या होना चाहिए, लीटर आयतन में, या लीटर में क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। यहां में लगा दीजिए, इसको ऐसे थोड़ा सा, लीटर में आयतन। ठीक, यहां तक बात समझ में, नार्मलता बराबर क्या होगी, ग्राम तुल्यांक लीटर बटे में आयतन। अब देखिए उसके आगे हमें अभी इसको भी लिखना है, जो मोल है, मोल का क्या होता है, जी बटे में अणुभार, मोल का क्या होता है, जी बटे में अणुभार ना। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, जी बटे में अणुभार लिख सकते हैं। तब इक्वल में क्या लिखेंगे हम, जी बटे में अणुभार इंटू लीटर में आयतन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अच्छा नीचे लिखते हैं हम, यहां पर इसको हटा रहे हैं। ठीक, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, जी बटे में अणुभार इंटू बैलेंसी फैक्टर बटे में लीटर में आयतन। क्या होगा, बैलेंसी फैक्टर बटे में लीटर में आयतन होगा। यहाँ पर इंटू में क्या होगा, बैलेंसी यानी संयोजी कारक ब्रैकेट में बैलेंसी फैक्टर बटे में क्या होगा, लीटर
में आयतन। ठीक, ये हो गई इसकी परिभाषा, अरे सूत्र हो गया, सॉरी क्या हो गया, नॉर्मलता की जो सूत्र है वो हो गया ग्राम बटे में अणुभार इंटू बैलेंसी फैक्टर बटे में लीटर आयतन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक, देखिए आप लोग क्या है कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो ना, आप लोग कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, कुछ पूछते नहीं हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए ना, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किया करिए। ठीक, अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आई? अगर इसको नोट कर लिए तो हटाएं, हटाएं। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इसकी जो प्रणाली है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, नॉर्मलता के बारे में, या नॉर्मलता से प्रयुक्त होने वाले विलयन के लिए प्रयुक्त पद देखेंगे, संगठन देखेंगे ना, क्या देखेंगे, विलयन में प्रयुक्त पद देखेंगे, विलयन में प्रयुक्त पद देखेंगे, और यहाँ संगठन के बारे में देखेंगे, संगठन के बारे में देखेंगे। ठीक, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विलयन में प्रयुक्त पद और संगठन के बारे में देखेंगे। ठीक, इन तीनों की हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मलता भी देखेंगे। ठीक, नॉर्मलता के बाद विलयन में प्रयुक्त पद भी देखेंगे। ठीक, संगठन भी देखेंगे। जैसे नॉर्मलता में अगर यन है तो नॉर्मलता ही होगा। अगर मान लीजिए 1/10 है, यानी n बटे में 10 है तो क्या होगा, या n बटे में 100 है तब क्या होगा ना, n बटे में 100 है या n बटे में 2 है तो क्या होगा, 2 इंटू n है तब क्या होगा। ठीक, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, नॉर्मलता में n है, ठीक, फिर क्या है n बटे में 10 है, फिर क्या है हमारे पास n बटे में 100 है। ठीक, यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है 2n है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। ठीक, या n बटे में क्या है, n बटे में 2 है, 2 इंटू n है। ठीक, 2 इंटू 2 बटे में n, इसको बटे में कर लीजिए, इसको 2n कर लीजिए, n कर लीजिए। ठीक, ऐसे। ठीक, इसमें हम देखेंगे, देखिए अगर n है, अगर n है तो नॉर्मलता ही होगी। अगर n बटे में 10 है तो डेसी नॉर्मल होगा। क्या होगा, डेसी नॉर्मल होगा। अगर n बटे में 10 है तो सेंटी नॉर्मल होगा। क्या होगा, सेंटी नॉर्मल होगा। अगर n बटे में 2 है तो सेमी नॉर्मल होगा। अगर मान लीजिए 2 इंटू 10 है तो बाई नॉर्मल होगा। ठीक, क्या होगा, बाई नॉर्मल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक, नॉर्मल होगा या नॉर्मलता, दो में एक चीज आप लिख सकते हो। ठीक, नॉर्मल या नॉर्मलता। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या चीज चले। ठीक, देखिए जैसे इसमें क्या है n नॉर्मल, फिर क्या है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, फिर क्या है सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, फिर क्या है सेमी नॉर्मल। अगर n बटे में 2 बटे में n है तो क्या हो जाएगा, सेमी नॉर्मल। ठीक, अगर मान लीजिए 2 इंटू n है तो क्या हो जाएगा, बाई नॉर्मल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि n है तो नॉर्मल, क्या है, n है तो नॉर्मल, n बटे में 10 है तो डेसी नॉर्मल, n बटे में 100 है तो सेंटी नॉर्मल, 2 बटे में n है तो सेमी नॉर्मल, 2 बटे में n 2 इंटू n है तो बाई नॉर्मल। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा, लीटर प्रति आयन हो, क्या हो जाएगा, 1 ग्राम तुल्यांकी बटे में लीटर हो जाएगा। क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांकी, 1 ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल का मतलब नॉर्मलता क्या है, n बटे में 100 है, 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में 10 ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर।
अगर मान लीजिए डेसी सेंटी नॉर्मल है तो यहाँ 1/100 ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर। बटे में लीटर तो आना ही आना है, बटे में लीटर आना ही आना है। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा आप कि बटे में लीटर तो आना ही आना है। ग्राम तुल्यांक बटे में लीटर, यहाँ पर क्या है 2 ग्राम तुल्यांक लीटर। ठीक, यहाँ तक बात